हेलो बच्चों, तो आज है हमारा डे नंबर 2। आज हम बताएंगे कि जो जितने भी होते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कंपाउंड्स, तो सब बनते कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। अब अगर जो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों हैं। इसको मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है आपको। इसका जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ सकता है, इसे मिल जाएगा आपको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर पढ़ लो तभी समझ में आएगा। तो जब ये मान लेते हैं कि ये जब मिलकर इतना सब कंबाइन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब ये आपस में मिल जाते हैं, ये कुल मिलाकर ये मिलते नहीं है, ये एक होते हैं, ये हमेशा होते हैं। अगर जो हम इसमें बात करें तो इसमें भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, इसके बिना इसका निर्माण हो ही नहीं सकता, तो ये है इसके अंदर। तो जब इसके बाद में ये बन जाएगा एटम। अब एटम क्या होते हैं भाई? परमाणु क्या होता है, यानी परमाणु। तो परमाणु वह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के छोड़कर किसी पदार्थ का वह शुद्ध मात्रा होता है, सबसे शुद्ध, जिसे हम एक रूप में इसे हम पा सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में जैसे आ जाएंगे आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है? ये सब एक परमाणु है, एटम है। अब इन परमाणुओं और एटम्स जब ये आपस में मिल जाते हैं एक निश्चित मात्रा में, तब क्या बनता है? एटम बनता है। अब यहां से फिर बात आती है कि यहां से बना फिर एटम, एटम बना, एटम से अब फिर बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कैसे बनेगा भैया? जब दो या दो से अधिक परमाणु, क्या होगा? जब 2 or more परमाणु, देखो मिनिमम 1 होने चाहिए, मिनिमम 2 परमाणु, और मैक्सिमम जितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हो, नो टेंशन। तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। 2 or more एटम इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पर भैया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में आपको ये मिल जाएगा, जैसे अब हम मान लेते हैं यहां पर H2, ये है हाइड्रोजन ही है, पर ये परमाणु है, लेकिन ये अणु है। ये क्या है? अणु है, और ये परमाणु है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ एक सिंगल होता है, सिंगल होता है, और ये एक दूसरे के रूप में कंबाइन होते हैं, 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना भी हो। यहां पर ये हो गया H2, O2, N2, S8, आपको यहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे। O3 ओजोन है, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी, ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है, और ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है। अब यहां पर बच्चों हमने यहां पर 2 मिलाया तब ये बना, और जब हमको एक निकाल दिया तब ये बना। तो अब यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूल, ये हो गया एटम। फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ सिंगल होगा और ये होगा डबल, लेकिन इनकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए कि कहां पर कितने लग सकते हैं। अब भैया तुमने यहां पर लिख दिया H3, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिर्फ H2 के रूप में ये होता है, क्योंकि जितनी भी गैसेस होती हैं फ्री स्टेट में, तो वो कंबाइन रूप में होती हैं। जैसे अब हम यहां पर मान लेते हैं Cl2,
या फिर I2, Br2, ये क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो ये सब क्या होती है, कंबाइन होती हैं, क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकती भैया, गैसेस फ्री स्टेट में नहीं रह सकती, इसलिए ये हो गई कंबाइन। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स का अलग होता है कहानी। इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना एटम, एटम से फिर बना मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में अलग खेल हो गया। मॉलिक्यूल दो भाग में हो गया। यहां पर मॉलिक्यूल यानी हेटेरो मॉलिक्यूल, यहाँ पर होमो मॉलिक्यूल। ये है, इन्हें हम कहेंगे होमो मॉलिक्यूल या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आ गया होगा, पता है कि सर गलत हो गया। ये है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इनमें सिर्फ फर्क ये होता है कि हेटेरो वाले में दो या होंगे, दो मिनिमम दो होंगे, पर इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क होगा कि इसमें सिर्फ एक ही एटम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो हम मान लेते हैं कि H, ये क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। अब इसको हमने इस तरह से कर दिया, यानी H प्लस H, H प्लस H। अब इनमें बताओ ये सम है या विषम, मतलब दोनों एक समान है या दोनों एक ही घर के परिवार हैं या फिर दोनों एक ही दोस्त हैं, या फिर हम इन्हें मान लेते हैं कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों एक ही हैं, हम दो हमारे दो, तो ये क्या है, तो ये हो गया H2। अभी किस में आ जाएगा भैया, ये होमो आ गया, होमो मॉलिक्यूल में। कैसे, सम है ना, समान है ना, एक ही है ना। और ये अब इसे हमने लिख दिया Cl2, यानी Cl प्लस Cl बराबर Cl2। तो अब ये भी होमो मॉलिक्यूल हो गया ना। पर अगर जो हम इन दोनों को मिला दें, HCl बना दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अभी क्या हो गया, ये हाइड्रोजन अलग फैमिली का है, क्लोरीन अलग फैमिली का है, वैरायटी बदल गया। ये दूसरा नस्ल का है, ये दूसरे नस्ल का है। क्या समझे कि ये है देसी और ये है विदेशी, मिलकर क्या बन गए हैं, यहां पर बन गए HCl और यहां पर भैया बन गया H2 और यहां पर Cl2। अब ये हो गया होमो मॉलिक्यूल, ये हो गया हेटेरो मॉलिक्यूल, यानी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और यहां पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ये होगा विषम परमाणुविक अणु और ये सम परमाणुविक अणु। अब इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे NaBr, यहां पर N2O2, जितने भी आपको मिल जाएंगे, जैसे सिर्फ एक ही अपने से ही कंबाइन हो। अब यहां पर भैया आपको कार्बन के भी बहुत सारे मिल जाएंगे कि कार्बन अपने से ही बना लेता है। पर वहां पर भैया एक चीज फर्क रखना कि वहां पर उसके साथ में हाइड्रोजन भी लगा होता है, तो उसे हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, NaHCO3, और यहां पर भी इसी तरह से। तो अब ये क्या हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इतना समझ में आ ही गया होगा ना कि जब दोनों एक ही घर के हो तो हो गए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन जब दोनों अलग अलग के हो, यानी एक देसी हो एक विदेशी हो, तो हो गए हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब इतना समझ में आ गया होगा, तो चाहो तो नोट भी कर सकते हो।
अब इतना हो गया। अब भैया कंपाउंड, यौगिक, यौगिक क्या है? देखो मॉलिक्यूल के बाद में क्या बनेगा, यानी अब बनेगा यहां पर कंपाउंड, कंपाउंड यानी यौगिक, यौगिक। अब यौगिक क्या होता है? तो यौगिक, यौगिक जब इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारा, पूरा का पूरा एक समझ लो कि एक इनकी एक सेना बन जाती है, एक आर्मी फोर्स बन जाती है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर H2O यानी जल, ये तो जल का एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, प्लस अब यहाँ पर H2O प्लस H2O प्लस H2O। अब जब इतने सारे सब मिलके बन जाएंगे तो ये हो जाएगा एक कंपाउंड का रूप ले लेगा। अब यहां पर ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड, यानी कितने हैं यहां पर, ये 4 है, ठीक है। तो यहां पर हम इनको लिख सकते हैं 4H2O, 4H2O यानी जल के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो भी क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। इतना समझ में आ गया ना कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो इन्हें क्या बनाया जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। अब इन्हीं से बन जाता है जब ये और अधिक मात्रा में, एक समझ लो कि बहुत सारी मात्रा में, तभी बन जाते हैं एक पदार्थ यानी सब्सटेंस का रूप ले लेते हैं, सब्सटेंस का रूप ले लेते हैं। अब इन्हें हम कहते हैं पदार्थ। तो केमिस्ट्री में पूरा का पूरा यही खेल है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां से फिर शुरू होता है आपको इन, ये है क्या, ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी आ रहा होगा ना समझ लो। बच्चों ने पूछ लिया होगा, अब तक के कमेंट आ गया होगा कि ये हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो अब हम बता दें तुमको कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब एक एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट। एलिमेंट आपको एक पीरियोडिक टेबल मिलेगा, पीरियोडिक टेबल। तो उसी पीरियोडिक टेबल में आपको ये पूरे के पूरे एलिमेंट मिल जाएंगे, आपको ये पूरे के पूरे एलिमेंट मिल जाएंगे। जितने भी एलिमेंट हैं ये सबके सब मिल जाएंगे आपको। तो ये है एलिमेंट। अब एलिमेंट में जब हमने लिखा था H2, तो ई क्या है, 2 कहे लगा दिया। H2 का मतलब ये H के 2 कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट का मतलब H प्लस H, ये हो गया। तो ये हो गया। अब यहां पर इनका एक एटॉमिक नंबर भी होता है, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये सब आ जाता है ना। अब उन जितने भी हमने परमाणुओं को बताया था, जितने भी एटम्स को बताया था, उनका एक नंबर होता है, उनका एक वजन भी तो होता है। जितना भी सब्सटेंस होता है ये है ना, तो इसका वजन है ना, अपने वजन से के साथ में ही तो ये जी के साथ में गिरता है नीचे ना। तो जिसका वजन ही नहीं होगा वो गिरेगा कैसे, बात समझ रहे हो ना। कि तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर जो ये हम मान लेते हैं कि अगर जो हमने सिर्फ इसका वेट बोला, यानी वेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ये हो गया एटॉमिक वेट। पर अगर जो हम इसको 2 लिख के यहां पर 2 को कंबाइन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट।
ये है अणुभार और ये है परमाणु भार। भार से मत रखो, मतलब हमें सिर्फ एटम से मतलब रखो, यहां पर मॉलिक्यूल से मतलब रखो। अब यहां पर अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, और अगर जो हम ये इसको किसी नंबर पर रख दे, जैसे हम मान लेते हैं कि इसे हम ये एक मान लेते हैं, तो क्या हम इसे 2 नहीं मान लेते? बात समझ में आ रही है ना, कि इसे हम 1 मान ले तो इसे हम 2 नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। अब जिसको भैया सबने माना है उसी को हम भी मान लेते हैं। हमारे मान, आप भी कुछ भी मान सकते हैं। आप चाहे इसको 1 मान ले, चाहे फिर इसको 1, इसको 2 मान ले, 2n। ठीक, तो अब जब हम अपने मन से अलग ही क्यों माने, जब पूरी दुनिया ही मान रही है इसको 11 नंबर, तो हम क्यों उसे 1 मान ले? हम इसमें 1 और बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? उसको 11 नंबर मानने से हमारा क्या चला जाएगा? बताओ कि इसमें हमारे पप्पा का कुछ जाता है मानने से? मान लिए हम। तो अब यहां पर हमने माना कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि 1 अब यहां पर E हो गया भैया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये हो गया एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब ई हो गया इसका वजन कि ये कितना गरु है, और ई हो गया कि ये कितने नंबर पर धरा है। तो अगर जो हम इसे Z मान लें, यानी Z, ठीक, और ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर यानी एटॉमिक वेट, तो अब हमको जब यानी Z में जितने, यानी यहां पर ये जितना होगा, Z बराबर में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, कि जितना इसका ये नंबर होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। अब सोच रहे हो कि भैया न्यूट्रॉनवा कहां गया, कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हो जाता है तो न्यूट्रॉन किधर गया ससुरा? तो बेटा न्यूट्रॉन जो होता है तो वो होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट माइनस इलेक्ट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन। जैसे एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट में से हमने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो आ गया न्यूट्रॉन। ठीक, अब यहां पर आपको अलग अलग इसका वेट भी याद होना चाहिए। अब यहां पर इसका वेट भी याद होना चाहिए, लेकिन अगर जो हम हाइड्रोजन को मान ले कि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, अब बोलोगे कैसे? सिर्फ हम हाइड्रोजन का बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का बात कर रहा हूं भैया, क्योंकि हाइड्रोजन है 1 नंबर पर और इसका एटॉमिक वेट है 1। तो जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 1 से घटाओगे, यानी एटॉमिक वेट माइनस इलेक्ट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन, तो इसमें एटॉमिक वेट कितना है 1 माइनस, और इलेक्ट्रॉन कितना 1, यानी ये क्या है Z। अब इसे हम भी बोल सकते हैं Z, यानी इसे हम Z भी कह सकते हैं Z, तो बराबर क्या हो गया 0, यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या समझे कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिस कारण ये बहुत ही ऊंची मतलब सतहों पर पाया जाता है। हमारे धरती पर यानी यहाँ पर दाब के साथ में वो नहीं रह सकता, क्योंकि इसका जब वजन ही नहीं है तो वो
कहाँ रहेगा? भार होता क्या है? W इजकल टू mg, यानी ये वेट है, वेट, और ये है मास, मास, और ये है एक्सीलरेशन ऑफ, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, तो जब ये इनको दोनों को गुणा कर दिया जाता है तो आता है हमारा भार। लेकिन अब पूछोगी सर जी तो हम तो 80 किलो हैं, 80 केजी है, तो तुम्हारा वेट है 80 केजी, लेकिन तुम्हारा द्रव्यमान, यानी ये द्रव्यमान, ये मास है, तो वो मास है भैया तुम्हारा 8। क्योंकि अगर जो हम इन्हें मान लेते हैं 10, जनरली इसे माना जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसे हम 10 से गुणा करेंगे, यानी 10, 8 इंटू 10 बराबर 80, और इसका मात्रा क्या हो गया? केजी, किलोग्राम। अब बात को यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। अब एक क्वेश्चन हो जाए भैया, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाए, फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहां पर हमने दे दिया इसे कि मान लेते हैं और फिर दूसरा, तीसरा। अब यहां पर देखो और समझो और फिर बताओ। अब तक के कमेंट आ गया होगा, हमारा जो प्यारा बच्चा होगा वो अब तक के उसने तो सब बता दिया होगा। 13 एल्यूमिनियम 27। अब बताओ, मैं आपको एक टाइम देता हूं, तो इसे हम पहले समझते हैं कि यहाँ पर Z बराबर, सबसे पहले इसका एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट 23, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बराबर 11 और प्रोटॉन बराबर 11, और यहाँ पर अब न्यूट्रॉन भैया देख लो, 11 में 23 में से 11 घटा दो, कितना आएगा बताओ? जब 23 में से 11 घटा दोगे तो कितना आएगा? 12, 12 आ जाएगा। और यहां पर बताओ, इलेक्ट्रॉन बराबर 10, प्रोटॉन बराबर 10 और न्यूट्रॉन बराबर 10 है। ये तो इसमें तो सब कुछ 10 हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर 12, प्रोटॉन बराबर 12 और न्यूट्रॉन बराबर 12। और यहां पर देख लो, इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, और यहां पर न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? इसमें कितना हो जाएगा? 15 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन